सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं हाई कोर्ट के बारे में बात करने वाला हूँ कि जो हाई कोर्ट है हमारा, वो कैसे फंक्शन करता है, उसके आर्टिकल्स क्या क्या हैं और बेसिकली क्या होता है आर्टिकल्स में। मैं एक शॉर्ट वीडियो में हाई कोर्ट के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो आर्टिकल 214 से शुरू होता है, 214 से स्टार्ट होता है और ऑल द वे अप टू ये आर्टिकल 231 तक जाता है, 231 तक जाता है। और इस सारे आर्टिकल्स के बारे में मैं एक एक करके बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, हमारा हाई कोर्ट है, इसके बारे में जो सबसे पहला स्टार्टिंग हुआ था वो 1862 में। तीन हाई कोर्ट सेटअप किया गया था, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। फिर 4 सालों बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 214 में कि हाई कोर्ट होगा स्टेट्स के लिए। ठीक है। 214 जो आर्टिकल है वो कहता है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। ठीक है। और जरूरी नहीं हर स्टेट का अपना खुद का हाई कोर्ट होगा, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है। आर्टिकल 215 जो है ये कहता है कि हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वैसे ही हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सारे जजमेंट्स जो है, ठीक है, और जितने डिसीजंस है इन सब को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा और इनको एज अ इन सबको एज अ एविडेंस, ठीक है, एज अ एविडेंस जो है किसी दूसरे केस में, अगर किसी लोअर केस में हमको अ, दिखाना होगा जजमेंट को, तो हम ये दिखा सकते हैं। ठीक है। और ये जो जजमेंट्स होगा, ये जो जजमेंट है हाई कोर्ट का, अगर किसी लोअर कोर्ट में हम उसको दिखा रहे हैं, कोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा ना कि अ, उसको जज वहां पे उस जजमेंट को जज नहीं किया जाएगा उस लोअर कोर्ट में कि हाई कोर्ट ने ये फैसला गलत दे दिया है या सही दे दिया है या क्या दिया है। ठीक है। तो वहां पे एज अ हम इसको प्रूफ, ठीक है, वो हम दिखा सकते हैं हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। ठीक है। तो ये है आर्टिकल 215, हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट है आर्टिकल 216, जिसमें हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो बनेगा उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, सीजेआई ऑफ हाई कोर्ट, और बाकी कितने इसमें जज होंगे इसके बारे में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में जो है कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। वो छोड़ दिया गया है प्रेसिडेंट के ऊपर कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम अगर उनको नीड लगता है तो वो जो है अदर जजेस को इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बट ऐसा कोई फिक्स्ड इसमें वो नहीं है। एक चीफ जस्टिस होते हैं जिनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको, कंसल्टेशन विथ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट जहां के इनको चीफ जस्टिस बनाना है। ठीक है। और कोई लिमिटेशन नहीं है कितना इसमें जजेस होंगे हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में। बस टोटल जो है अ, ये प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है। और आगे इसमें क्या बोला गया है कि जो अदर जजेस हैं, ठीक है, सीजीआई को छोड़ के जो बाकी का जजेस है उनका अपॉइंटमेंट जो होगा वो कौन करेगा? तो उसको उसको अपॉइंट भी अपने प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद प्लस गवर्नर भी होते हैं उसमें, इसमें गवर्नर भी होते हैं। ठीक है। ये बार बार चेंज हो रहा है, एक सेकंड रुकना। गवर्नर का भी इसमें रोल होता है। अगला है अपना आर्टिकल 217। इसमें क्या बोला गया है? अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो ये जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। और जो कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट है ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट। ठीक है।
कि क्या कंडीशन होगा, और वो चेंज नहीं हो सकता है आफ्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है, एक बारी हम जज को चूज कर लिए, उनको बिठा दिए, पोजीशन दे दिए, तो उनका कोई भी जो कंडीशन है इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ना सैलरी घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, जो ये सब चीजें हैं ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस एक कंडीशन को छोड़ के, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में जो सैलरी है वो कम किया जा सकता है। ये जो है वो कम किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में। अदरवाइज कोई कंडीशन चेंज नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 217 में। आर्टिकल 218 क्या कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। इस आर्टिकल का मतलब ये है कि जो कुछ प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट में लागू होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चलता है वैसे ही हाई कोर्ट में भी चलेगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिक्री होता है, जो ऑर्डर होता है, जो आदेश होता है, वो सारे लोअर कोर्ट्स पे अप्लाई होता है, वैसे ही हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, जो डिक्री होगा, वो इससे लोअर जो कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, उस पे अप्लाई होगा। ठीक है, और अ, हाँ ये है। ठीक है, अगला है अपना आर्टिकल 219। ये क्या कहता है? ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये जो ओथ एंड अफर्मेशन ये गवर्नर दिलवाते हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट, जो जहाँ के जज को अपॉइंट किया जा रहा है, ओथ एंड अफर्मेशन दोनों ही। 219 जो है ओथ एंड अफर्मेशन है। आर्टिकल 220 ये रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग परमानेंट जज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे जो है कंफ्यूजिंग जो है क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का हम जज बन गए तो हम किसी भी लोअर कोर्ट में या किसी भी देश के कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। बट हाई कोर्ट में क्या होता है कि अगर हम जज है, ठीक है, मान लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट को छोड़ के जो अदर हाई कोर्ट है उसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पे कोई बैन नहीं है। सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट जिसमें हम करंटली जज हैं उसमें नहीं कर सकते हैं एज अ वकील। और इससे जो लोअर कोर्ट्स है, ठीक है, इससे जो लोअर कोर्ट है उसमें भी हम नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, समझ में आया? ये आर्टिकल क्या है? 220 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और सैलरी एंड एटसेट्रा ये जो है ये हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, और मैंने ऊपर बता ही दिया कि इसको आफ्टर अपॉइंटमेंट चेंज नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला है आर्टिकल 222 222 ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। तो ये जो ट्रांसफर का काम है ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, विथ कंसल्टेशन ऑफ सीजेआई प्लस जो टू चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के। मतलब दो कौन हो गए? तो एक जिसमें जिसके वो जज हैं अभी करंटली जिसको ट्रांसफर करना है, और रिसीविंग जो है, ठीक है, जो रिसीविंग हाई कोर्ट है जहां पे वो ट्रांसफर होना है और जहां से जाना है, इन दोनों के जो चीफ जस्टिस होंगे वो, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस प्रेसिडेंट, ये मिलके जो ट्रांसफर है वो डिसाइड करते हैं किसी जज का फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ठीक है, कंसल्टेशन इन लोगों का लिया जाता है। आर्टिकल 223 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अगेन इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, एंड ये कब कब किया जा सकता है एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट? तो जो चीफ जस्टिस है वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका सीट जो है वो वेकेंट है, ठीक है, या फिर टेम्परेरी तौर पे मतलब वो एब्सेंट है। ठीक है, ड्यूटी परफॉर्म कैसे नहीं कर पा रहे? मान लो उनको कोई बीमारी हो, कुछ ऑपरेशन चल रहा हो, या वो कहीं बाहर गए हो, किसी दूसरे कंट्री के विजिट पे हो, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है किसी एक जज को, एक क्वालिफाइड पर्सन को। ठीक है, अगला है आर्टिकल 224। आर्टिकल 224 224 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। तो इसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं।
एडिशनल और एक्टिंग जजेस का अपॉइंटमेंट किस केस में किया जाता है? जब वर्कलोड ज्यादा हो, ठीक है, या फिर कोई जज एब्सेंट हो, या फिर वो अनेबल टू परफॉर्म इज ड्यूटी, ठीक है। तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो एडिशनल एक्टिंग जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे ही वो अपना रिज्यूम कर लेता है ड्यूटी जो पहले था। तो ये लोग हट जाएंगे, ठीक है, इनको, ये जो एक्टिंग एडिशनल जजेस है ये हट जाएंगे, उसके बाद इन लोगों का काम नहीं रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग हाई कोर्ट। तो जो रिटायर्ड जजेस है इनका जो अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट में, ये कौन करेगा? तो इसका अपॉइंटमेंट का जो काम है ना, वो रिटायर्ड जजेस ना, हाँ ठीक है, ये करते हैं प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सीजीआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन में ये किया जाता है अपॉइंटमेंट। ये कब किया जाता है? जब जो स्टेट हाई कोर्ट है वो डिमांड करता है कि हमको एडिशनल जो है वो जजेस की रिक्वायरमेंट है, या किसी रिटायर्ड जज का रिक्वायरमेंट है, केसेस ज्यादा पेंडिंग है उसको वो करने के लिए, ठीक है, जल्दी से खत्म करने के लिए। तो उस केस में जो प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूवल देते हैं, तो सीजीआई जो है फिर जो रिटायर्ड जजेस है उसको उस कोर्ट में अपॉइंट कर दिया जाता है। ये जब तक अपॉइंटमेंट है तब तक रहेगा। ध्यान रहे इसमें एक स्टार पॉइंट क्या है कि अपॉइंटमेंट जो है रिटायर्ड जजेस का हाई कोर्ट में नहीं, ठीक है, इसमें नहीं है। ये जो पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट इसमें है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जो है, यहाँ पे नोट करेंगे। ये जो अपॉइंटमेंट होगा ना एडिशनल और एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग जजेस का, तो इसमें इन लोगों का एज जो है ना वो 62 ईयर्स से कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो ये अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एडिशनल या एक्टिंग जजेस का इनका एज का जो लिमिट है वो 62 ईयर से कम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अगला जो है आर्टिकल 225, ये क्या कहता है? जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट। तो जो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट है उनका जुरिस्डिक्शन वैसे ही चलता रहेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या था कि जो फेडरल कोर्ट के जो प्रोविजंस थे वो सारे लागू होंगे सुप्रीम कोर्ट पे ही, मतलब वो सारे पावर जो है ब्रिटिशर्स के टाइम जो बनाया हुआ था वो सब सुप्रीम कोर्ट को बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। वैसे ही जो हाई कोर्ट है इसका जो भी जुरिस्डिक्शन है पहले से जो चलता आ रहा है वो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट है उनको अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 226, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट्स को इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के केस में, एंड सिविल मैटर्स में भी ये रिट्स इशू कर सकता है हाई कोर्ट। इसीलिए हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सिविल मैटर में भी रिट इशू कर सकता है। और एक केस हुआ था चंद्र कुमार केस 1997, इसमें क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जो केशवानंद भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर निकला था उसी का पार्ट बताया गया है 1997 में जो चंद्र कुमार केस हुआ था, कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है वो, और जो हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है वो, दोनों का दोनों जो है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ये केस है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला जो है हमारा आर्टिकल वो है आर्टिकल 227, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा, ठीक है, जो ऑर्डर होगा और जो डिक्री होगा वो सारे लोअर कोर्ट्स पे अप्लाई होगा, ठीक है, उनको मानना ही पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का सारा ऑर्डर उनके जितने लोअर कोर्ट्स उनको मानना पड़ता है, उन पे अप्लाई होता है बाय डिफॉल्ट, वैसे ही हाई कोर्ट का जो पावर है सुपरिटेंडेंस है ये बाकी सारे अदर जो लोअर कोर्ट्स है उनके ऊपर, ठीक है। वो उनके लिए जो रूल्स है प्रोसीजर्स ये सब बना सकते हैं, हाई कोर्ट जो है उसमें बना सकता है। अगला है आर्टिकल 228, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है ना कुछ केसेस को अपने पास ट्रांसफर करवा सकता है। किन किन केसेस को? तो पहला क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई केस आ गया लोअर कोर्ट में,
ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन का बात हो रहा है कि कोई आर्टिकल है, इसका क्या मीनिंग निकलेगा, कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाएगा। वो अगर चीज आ जाए किसी लोअर कोर्ट में, तो उस केस में हाई कोर्ट जो है वो उस केस को अपने में ट्रांसफर करवा लेगा, और फिर हाई कोर्ट जो है ना वो फिर इंटरप्रेट कर सकता है। और फाइनल इंटरप्रिटेशन का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट से अगर मान लो हम संतुष्ट नहीं हुए कि हाँ ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसका जो हाई कोर्ट हमको बता रहा है मीनिंग, ये मेरे को सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है, तो हम जो है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल वर्डिक्ट देगा, जो इंटरप्रेट करेगा, वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट भी इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है। दूसरा क्या केस है कि कुछ हाई वैल्यू जो है, मतलब जो लोअर कोर्ट है ना, वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके डिसीजन दे रहा है। ठीक है, वो अपने जुरिस्डिक्शन से, अपने क्षेत्र से बाहर जाके डिसीजन दे रहा है, तो उस केस में जो केस है वो हाई कोर्ट अपने पास ट्रांसफर करवा सकता है। ठीक है। तीसरा क्या सीन है कि अगर कोई लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह 7 साल से ज्यादा का अगर सजा सुना देता है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट दे देता है, तो उस केस में जो है हाई कोर्ट को जो है कंसल्ट जरूर किया जाएगा। और अगर डेथ पेनल्टी देता है, कोई लोअर कोर्ट डेथ पेनल्टी दे देता है, तो उस केस में भी हाई कोर्ट जो है वो उस पे कंपलसरी है कि हाई कोर्ट उस पे कंसल्ट करेगा, और ये देखेगा कि जो जिसको ये सजा मिला है वो अपील किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो है बाय डिफॉल्ट हाई कोर्ट इन सब चीजों को देखता है। तो ये कुछ केसेस है जिसमें जो केसेस है वो हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं अपने आप। ठीक है। आर्टिकल 229 क्या कहता है? ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ हाई एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये जो है सीएफआई से जो है ये चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो जितना ऑफिस एक्सपेंस जितना है वो सीएफआई नहीं, सीएफएस, जो कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ स्टेट होता है, इससे चार्ज होता है। चार्ज का मतलब इससे वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, जो भी खर्चा है इसमें से वो दिया जाएगा जितना एक्सपेंसेस है। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जज अगर रिटायर हो जाता है, तो उसको जो सैलरी मिलता है ना वो पेंशन के तौर पे मिलता है, और 50% ऑफ लास्ट सैलरी, जो आखिरी सैलरी उठाया था उसका 50% उसको मिलेगा। और ये जो पेंशन है ना, ये सीएफआई से दिया जाता है, कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से देता है, यूनियन गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल। ठीक है, और जब तक ये जिस स्टेट में जज है, उस समय सैलरी उसका वो स्टेट देती है। ठीक है, वो स्टेट पे करती है। अगर किसी दो स्टेट का जज है, तो वो दोनों स्टेट जो है वो डिवाइड करके उसका सैलरी पे करते हैं। अगला है आर्टिकल 230 लास्ट जो है, एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो है ना, इसके बारे में बताने के लिए हमको सबसे पहले जो एक अमेंडमेंट हुआ, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, सेवेंथ CAA 1956, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है हाई कोर्ट में बहुत कुछ चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? तो हाई कोर्ट जो है ना, वन और मोर स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, ये बताया गया इसमें। एंड वन और मोर यूटी के लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बताया गया। जो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, वो यूनियन टेरिटरीज पे भी लागू होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे जो हाई कोर्ट हैं वो यूनियन टेरिटरीज के भी जुरिस्डिक्शन को देखते हैं, और दूसरे दो कॉमन स्टेट के भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें, तो जो हमारे टोटल एट प्रेजेंट हाई कोर्ट है इंडिया में, वो 25 टोटल हाई कोर्ट प्रेजेंट है इंडिया में, जिनमें से 6 हाई कोर्ट जो है ना वो कॉमन हाई कोर्ट है, मल्टीपल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए। सिर्फ स्टेट का बात करें तो 3 है। सिर्फ स्टेट से जो हाई कोर्ट, दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए हाई कोर्ट है, वो सिर्फ 3 है। कौन से 3 है? तो जैसे हम देखें, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र का भी देखता है जुरिस्डिक्शन, और गोवा का भी देखता है। तो ये दो स्टेट का देखता है, और साथ ही साथ जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसका भी देखता है।
तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो दो स्टेट का भी देखता है और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी का भी देखता है। अगला है कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट जो है इसका जुरिस्डिक्शन अंडमान निकोबार में और वेस्ट बंगाल में, ये यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट का देखता है। और जो अपना बॉम्बे हाई कोर्ट था ये यूनियन टेरिटरी स्टेट प्लस स्टेट, ठीक है। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है इसका जुरिस्डिक्शन हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो मेजर स्टेट्स हैं उन सब का, आसाम हो गया, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये चार स्टेट का देखता है, ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन। पंजाब हाई कोर्ट ये भी दो स्टेट का देखता है, पंजाब स्टेट का और हरियाणा स्टेट का, और साथ ही साथ एक यूटी है चंडीगढ़, इसका भी। तो स्टेट, स्टेट और यूटी, पंजाब हाई कोर्ट। तो टोटल दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट के कितने हो गए, तो एक बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया, पंजाब हाई कोर्ट हो गया। अगला है अपना जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। तो ये जो है ना, जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है इसका और लद्दाख का, तो दो यूटी का जो है जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है वो देखता है, ये सिर्फ यूटी का देखता है, दो यूटी का, ठीक है। अगला है मद्रास हाई कोर्ट। तो इसका जुरिस्डिक्शन तमिलनाडु और पौंडीचेरी, मतलब स्टेट प्लस यूटी, ठीक है, इन दोनों में है। तो टोटल हमारे तीन हाई कोर्ट हैं। पहला हो गया बॉम्बे जो स्टेट का सिर्फ देखता हो, दूसरा हो गया गुवाहाटी, और तीसरा हो गया पंजाब एंड हरियाणा। बाकी जो सिर्फ स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी का देखते हैं तो उसमें हमारा हो जाएगा ये बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। दूसरा कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएगा, तीसरा जो है हमारा पंजाब एंड हरियाणा हो जाएगा, चौथा जो है जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, और ऐसे पांचवा जो है मद्रास हाई कोर्ट हो जाएगा। जो स्टेट यूटी दोनों का देखते हो, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन हाई कोर्ट है। ये जो सुविधा हम देख रहे हैं कि दो से ज्यादा हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट दो या दो से ज्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी का होता है, तो ये जो आया है, ये आया है सेवेंथ सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से, ठीक है। और एक और चीज जो है मैं यहाँ बताना भूल गया था कि ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है, ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, इसको कर्टेल कर दिया गया था, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। बाद में 43rd सीए करके रीस्टोर कर दिया गया इसका जो भी पावर था, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ये रिट्स है ना, हाई कोर्ट वो इशू कर सकता है, जो क्या कहते हैं उसको, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है, या फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब जो जुरिस्डिक्शन है एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट का, पार्लियामेंट का केसेस में हो सकता है, स्टेट के केसेस में अगर कोई इलेक्शन का डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उस केस में स्टेट भी जो है ना वो अपना इशू कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, जो इमरजेंसी लगाने का मेन रीजन माना जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैंडिडेचरशिप जो है वो कैंसिल कर दिया था इंदिरा गांधी का, उनपे करप्ट प्रैक्टिसेस करने का आरोप था। तो उसके बाद इमरजेंसी लगा दिया गया था और उसमें इस पावर को ही छीन लिया गया था कि जो हाई कोर्ट है वो सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन होता है उसको देख नहीं पाएगा, उस पर अपना डिसीजन नहीं सुना पाएगा, ठीक है। बट इस चीज को, इस पावर को वापस से रिस्टोर कर दिया गया था 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब सारा ये मैंने आर्टिकल जो एक्सप्लेन कर दिया है, और कुछ रह नहीं रह गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी पार्ट से, किसी टॉपिक से, पॉलिटी के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर कोई डाउट हो इसमें, कुछ पूछना हो, किसी कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र पूछो, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक यू।